हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम जानेंगे मेंडल के द्वारा दिए गए 3 नियमों को। आखिर इन्होंने अपने नियमों में कौन कौन सी बात बताई हैं, तीनों नियम एक दूसरे से अलग कैसे हैं और क्या कहना चाहते हैं। इस पूरे सेशन को हम बहुत शॉर्ट में करने की कोशिश करेंगे। वैसे अगर हम देखें तो इसको पढ़ने के लिए हमें 2-3 दिन भी कम लग सकते हैं, लेकिन अगर आपके एग्जाम्पल लेवल पर देखें कि आपको कितना पढ़ना है, उस हिसाब से इसको हम रिकैप करने की कोशिश करें तो लगभग 10 से 15 मिनट में हम इसको रिकैप कर सकते हैं कि आखिर इन्होंने नियम में बताया क्या है। तो हम समझते हैं मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों को। ठीक है, तो जो मेंडल है इनका पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इन्हें हम आनुवंशिकता का जनक भी कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी और अपने नियमों के द्वारा बताया था कि आखिर जो जीव जंतु होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, उनमें अपने जनक से कैसे संतति में गुणों का, लक्षणों का ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम था और इन्होंने आनुवंशिकता में बहुत ज़्यादा खोज की, इसलिए सबसे पहले खोज भी इन्होंने की थी, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं, आनुवंशिकता का जनक कहते हैं। दूसरी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इन्होंने आनुवंशिकता का अध्ययन करने के लिए, आनुवंशिकता किसे बोलते हैं, तो आप बोलना जो पेरेंट्स हैं, जनक है, और जो संतति है, ऑफस्प्रिंग है, इनमें क्या होता है, पेरेंट्स से संतति में कुछ लक्षण जाते हैं। इन्हीं लक्षणों का अध्ययन करने के लिए एक हमने अलग से शाखा बना दी जिसका नाम है आनुवंशिकता या फिर जेनेटिक्स। ठीक है, तो इन्होंने किसका उपयोग किया था, इन्होंने मटर के पौधे का उपयोग किया था। मटर के पौधे का साइंटिफिक नाम है पाइजम सटाइवम। क्या नाम है, पाइजम सटाइवम। तो कभी कभी आपसे डायरेक्ट पूछ लेता है पाइजम सटाइवम किसका नाम है, या फिर मटर के पौधे का जो है आप नाम बताइए क्या है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम क्या है इसका, पाइजम सटाइवम। तो इन्होंने इस पर प्रयोग किए और आनुवंशिकता के 3 मुख्य नियम हमको बताए। ठीक है, अब सबसे पहले आपसे ये पूछ लेते हैं कि कौन कौन से 3 नियम बताए हैं और क्यों बताए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो कि मेंडल ने मटर के पौधे पर कार्य क्यों किया। ये पूछ सकते हैं कि और कहीं पे इन्होंने प्रयोग क्यों नहीं किया, मटर के पौधे पर ही प्रयोग क्यों किए। तो आप बताना, इसके 3 मेन कारण थे। कौन कौन से 3 कारण थे। सबसे पहला ये था कि मटर के पौधे में हम कई प्रकार की वैरायटी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम इसमें कई प्रकार के विपरीत लक्षण देख सकते हैं। मतलब हमारे पास कई प्रकार के मटर के पौधे होते हैं, कोई गोल होता है तो कोई कोई गोल होती है, कोई झुर्रीदार होता है। ठीक है, तो क्या हमारे पास मटर का पौधा वैरायटी में पाया जाता है, अलग अलग लक्षणों के साथ पाए जाते हैं। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या थी कि इनमें सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, स्वपरागण में हम करा सकते हैं, परपरागण करा सकते हैं। हाँ, तो मतलब हमारे पास दोनों ही है। स्वपरागण का मतलब ये है कि हम स्वयं परागण कर दें, कि उसी फूल का उसी पर करा दें, या फिर परपरागण का मतलब होता है उसी फूल का दूसरे फूल पर करा दें। तो मतलब यहाँ पर स्वपरागण हो सकता है, तो ये भी अच्छा रहा कि हमें प्रयोग करने में अच्छा रहेगा। ठीक है, और तीसरी इम्पोर्टेंट बात थी कि जो मटर के पौधे का जीवन चक्र है बहुत छोटा होता है। इसे लगभग हम एक साल में 2 से 3 बार हम उगा सकते हैं, इतना छोटा होता है। और बाकी सब किसी पर देखेंगे तो उसका लंबा जीवन चक्र होता है। इस वजह से भी हमें इसका उपयोग करना जायज़ लगा और मेंडल ने इसका उपयोग किया। तो मेन 3 ही कारण थे जिसके कारण मेंडल ने मटर का उपयोग किया। कौन कौन से। पहली बात थी हमारे पास में वैरायटी पाई जा रही मटर में। दूसरी बात थी कि ये सेल्फ पॉलिनेशन कर सकता है, कि हम आसानी से सेल्फ पॉलिनेशन कर सकते हैं। और तीसरी बात ये थी कि इसका जीवन चक्र है बहुत ज़्यादा छोटा होता है, जिसके कारण हम क्या देख सकते हैं, बहुत जल्दी इसके हम अगली पीढ़ी को देख सकते हैं कि उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा होगा। अगर ये मनुष्य पर करते तो मनुष्य का जीवन चक्र मिनिमम 60 से 65 साल का होता है। आजकल की उम्र के हिसाब से देखें तो 60-65 साल तक थोड़ी रुक सकते हैं, लेकिन मटर के पौधे का जीवन काल वही 3 से 4 महीने का होता है। तो हम अगली पीढ़ी को भी जल्दी से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हम मटर के 7 कौन कौन से अलग अलग लक्षण हैं जो हमें अलग अलग देखने को मिलते हैं। ये भी आपसे पूछ सकता है। तो सबसे पहले आप बताना, जो मटर का आकार होता है हमें 2 प्रकार से, या तो गोल मिलेगा या फिर सिकुड़ा। मटर का रंग या तो पीला मिलेगा या फिर हरा। ठीक है, फूल का रंग मटर के या तो बैंगनी या सफ़ेद। फली की अगर आकृति की, एक फूली होती है, सिकुड़ी होती है। फल का रंग होता है हरा और पीला। फूल की स्थिति अक्षीय या फिर अंतिम हो सकती है। और पौधे की ऊंचाई या तो लंबा हो सकता है या फिर बौना होता है। ये 7 हमारे पास में इसके लक्षण होते हैं जहाँ पे अंतर देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये 7 वेराइटी हमारे पास में थी। अगली बात करते हैं, इन्होंने 3 नियम थे। पहला नियम था इनका प्रधानता का नियम। कौन सा नियम था, प्रभाविता का नियम बोल सकते हैं।
प्रधानता के नियम बोल सकते हैं, या फिर इंग्लिश में बोल सकते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। अब इसका मतलब क्या है, तो इससे आप समझो कि हम यहाँ पे जो क्रॉस पढ़ रहे हैं, एक संकर क्रॉस पढ़ रहे हैं। हमने पिछली वीडियो में बताया था आपको एक संकर क्रॉस क्या होता है, द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, एलील क्या होते हैं, जीन क्या होते हैं। तो वही आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं एक संकर क्रॉस, जो प्रभाविता के नियम है, एक संकर क्रॉस पढ़ रहे हैं यहाँ पे। और इनका कहना ये था कि जब दो भिन्न लक्षण, क्या है, जब दो भिन्न लक्षण मतलब जो एलील है ना एक साथ हो, दो भिन्न लक्षण वाले एलील एक साथ हो, तो प्रधान मतलब जो डोमिनेंट जीन होता है वो अपना प्रभाव दिखाता है, और जो रिसेसिव होता है वो छुप जाता है। ठीक है, इसे कैसे समझ सकते हैं, ऐसा समझो कि हमारे पास में एक जो टी है ना, एक एलील ये रहा, एक एक मक्खी रहा हमारे पास में, इसमें दो एलील, ठीक है, और एक स्मॉल टी वाला रहा। अब इनका कहना ये था कि जब इनको तुम क्रॉस कराओगे, संकरण कराओगे, तो यहाँ पे एक टी से बनेगा आपको कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब इसमें जो कैपिटल टी है ये डोमिनेंट है और स्मॉल टी कैसा है, रिसेसिव है। तो इनका कहना ये था कि जो डोमिनेंट होगा वही अपने लक्षण प्रकट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं ये लंबा पौधा था और ये हमारे पास में बौना पौधा था। ठीक है, तो हमने देखा जो हमारे पास आने वाली संतति थी वो कैसी बनी, हमारे पास में लंबी बनी। कैसी बनी हमारे पास में, लंबी। इसी को बोलते हैं हम लॉ ऑफ डोमिनेंस। मतलब यहाँ पे जो भी प्रभावी हुआ, जिसका डोमिनेंट होगा वही हमें दिखाई देगा। ठीक है, ओके, यहाँ आप समझ गए। अब जैसे यहाँ पे हमने आपको बताया है टेबल में भी, यहाँ पे अब मान के चलो ये टेबल शायद गलत है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आप जो टेबल दिख रहा है, अभी हमने टी और टी देखा था ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी। याद रखना जब भी हम कैपिटल टी का उपयोग करेंगे, कैपिटल टी या फिर कैपिटल कोई भी अक्षर का उपयोग करेंगे, समझ जाना वो डोमिनेंट है, और स्मॉल जो भी है वो कैसे हमारे पास में रिसेसिव है। ठीक है, अब मान के चलो कि आप बोले यहाँ पर टेबल किस लिए लिखी है ये आपको बताना है। ठीक है, उससे पहले कुछ बातें हैं वो जान लो आप। ये हमारे पास में पेज रहा है। अब देखो, अभी हमने क्या किया था, क्रॉस कराने की कोशिश करते हैं और आपको यहाँ से क्रॉस समझाते हैं आखिर होता कैसे। यहाँ पे एक यौगिक हमारे पास में आया है कैपिटल टी वाला, ठीक है, और दूसरा यौगिक हमारे पास में स्मॉल टी और स्मॉल टी वाला। ठीक है, स्मॉल टी वाला हमारे पास में बौना है और कैपिटल टी वाला हमारे पास में लंबा है। अब इनके बीच में जो क्रॉस होता है वो कैसे होता है वो समझो आप। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास में दो गैमीट बनेंगे इनसे, ये एक ये बना और एक ये बना। वैसे ही यहाँ पे बनेंगे, एक ये रहा और एक ये रहा। अब क्या होगा, इनका सेल्फ पॉलिनेशन होगा। एक यहाँ से ये आएगा और यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है, फिर यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे हमारे पास में जो जेनेटिक बन रहा है नई संतति का, कैपिटल टी और स्मॉल टी बन रहा है, और हमने बोला था टी जो है ना कैपिटल वो डोमिनेंट है, तो यहाँ पे टी अपना लक्षण दिखाएगा। इसलिए हम बोलते हैं इसका जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप हम देखेंगे डायरेक्ट में हमारे पास में क्या होगा, 4 होगा। मतलब जितने भी हमारे पास में पौधे होंगे वो सभी कैसे होंगे, लंबे होंगे। सभी पौधे कैसे हो रहे हैं, लंबे हो रहे हैं। वहीं अगर आप जीनोटाइप की बात करें तो जीनोटाइप सबका सेम है, तो हमारे पास में फिनोटाइप और जीनोटाइप दोनों ही यहाँ पे प्रभाविता के नियम में कैसे लग रहा है, हमें सेम लग रहा है। और ये जो हम अभी अध्ययन कर रहे हैं, जो नई संतति उत्पन्न हुई है, इसे हम बोलते हैं F1 पीढ़ी। क्या बोलते हैं हम, F1 पीढ़ी। ठीक है, पहला नियम यहाँ कंप्लीट होता है और दूसरा नियम आता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, मतलब विभाजन का नियम। तो इनका कहना ये था इस नियम में कि जो हमने अभी क्रॉस कराया था और F1 पीढ़ी वहाँ पे प्राप्त हुई थी, वहाँ पे हम देख रहे थे कि सभी के सभी पौधे हमें दिखने में कैसे दिख रहे थे, लंबे हैं। तो इनका कहना ये था कि प्रत्येक लक्षण के लिए 2 जीन, एक माता से लिया जाता है और एक पिता से लिया जाता है। गैमीट निर्माण के समय दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं। अब इनका कहना ये था कि अलग अलग हो जाते, लेकिन बाद में भी वो क्या होते, अपने लक्षण प्रभावित कर सकते हैं। जैसा कि अभी हमने पीछे देखा था, आपको बताया था कि हमारे पास में जो F1 पीढ़ी आई थी वहाँ पे कैपिटल टी और स्मॉल टी ये आया था। ठीक है, अब इनका ये कहना था कि जो F1 पीढ़ी में आपके पास कैपिटल टी स्मॉल टी आया है, आप एक बार इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराओ। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब है एक हमारे पास ये है एक, और इसी के साथ हम क्या करते हैं, इसका एक बार सेल्फ पॉलिनेशन कराते हैं और क्रॉस करते हैं। ठीक है, यहाँ क्रॉस का मतलब होता है क्रॉस पॉलिनेशन, संकरण करा रहे हैं। तो इसके लिए सबसे पहले गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी बनेगा इसके लिए और इसके लिए स्मॉल टी बनेगा। वैसे इसके लिए बार कैपिटल टी और इसके लिए स्मॉल टी बनेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनको जोड़ के लिखना है। यहाँ पे कैपिटल टी, यहाँ पे कैपिटल टी। ठीक है, ये इस प्रकार बना, यहाँ से तो कैपिटल टी अब यहाँ से
तो क्या बनेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा स्मॉल टी और स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप देखो जो जीनोटाइप बन रहा है आपके पास में अलग बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो दो बिल्कुल पूर्णतः लंबे बन रहे हैं हमारे पास में, एक लंबा बन रहा है लेकिन उसका जीनोटाइप अलग है, और ये बिल्कुल छोटा बन रहा है। जब हम जीनोटाइप की बात करेंगे इसके लिए क्या हो जाएगा, तो हमारे पास में एक है तो 1:2:1, ये हमारे पास जीनोटाइप हो जाएगा। वही हम फिनोटाइप की बात करें तो फिनोटाइप का मतलब होता है जो ऊपरी तौर पर हमें लक्षण दिख रहे हैं। तो ऊपरी तौर पर हमें ये 3 कैसे दिख रहे हैं, लंबे दिख रहे हैं, और ये कैसे दिख रहा है, छोटा दिख रहा है। तो हम बोलेंगे 3:3:1, ये फिनोटाइप होगा। ये ऊपर वाला कैसे होगा, जीनोटाइप होगा, ठीक है। हालांकि आपको अगर ऐसा नहीं बनाना है इसको, यहाँ पे आपको कन्फ्यूजन होती है, तो आप डायरेक्ट में यहाँ पे ऐसे ही बना सकते हो। एक आप यहाँ पे टेबल बना लेना, एक आप यहाँ पे बनाओगे टेबल, ठीक है। ये आपके पास 4 के लिए टेबल बन गई। अब हमने वहाँ पे लिया था जैसे हमारे पास कैपिटल टी स्मॉल टी था, तो एक बार कैपिटल टी यहाँ पे रखो, स्मॉल टी यहाँ पे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब टी और टी है ना, इन दोनों को जोड़ के लिख दो। यहाँ पे टी है और स्मॉल टी है तो इनको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे टी स्मॉल टी, इसको यहाँ पे लिख दो। यहाँ पे टी और टी है तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। तो इसमें आसान रहता है कि जल्दी से बन जाता है और क्रॉस करने की वजह से हमें दिक्कत भी नहीं होती है, ठीक है। ओके, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आपको समझ आया, ठीक है। तो सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सेपरेट हो जाना। इनका कहना ये था कि ऐसा नहीं है कि जो लक्षण छुप गए हैं वो हमेशा छुपे रहेंगे, कभी समय ऐसा आएगा वो लक्षण भी अपने आप को प्रकट कर सकते हैं, अपने आप को दिखा सकते हैं। वही हमने यहाँ पे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में देखा। लेकिन ये कब होगा, ये F2 पीढ़ी में होगा, F1 पीढ़ी में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। तीसरा नियम मेंडल ने दिया था स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इस नियम में इन्होंने बताया था कि अभी तक जो आप पढ़ते आ रहे हो, हम वहाँ पे बता रहे थे एक संकर क्रॉस। एक संकर क्रॉस का मतलब क्या था, जहाँ पे हम केवल एक लक्षण का अध्ययन कर रहे थे। लेकिन जो हमारे पास में तीसरा नियम है, ये हमारे पास में है द्विसंकर क्रॉस, ठीक है, डाई हाइब्रिड है। यहाँ पे हम 2 या 2 से अधिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम एक साथ में या तो उसके आकार का और रंग का अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है उसके फूल के रंग का और आकार का अध्ययन करें, हो सकता है फूल के रंग का और हम इसकी और जो हमारे पास बीज होता है उसके रंग का अध्ययन करें। मतलब सीधी सिंपल बात यह है कि हम एक साथ 2 लक्षणों का अध्ययन करने वाले हैं। तो इनका कहना ये था कि जब आप 2 या 2 से अधिक लक्षणों का अध्ययन करते हैं तो आप पाते हैं कि जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो लक्षण है ना वो सेपरेट होकर ही गए हैं, ठीक है, स्वतंत्र रूप से ही विरासत में मिले हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए इन्होंने बीज का रंग और आकार अलग अलग तरीके से आगे बढ़ते हैं बताया था। कैसे बढ़ते हैं वो समझते हैं, ठीक है। इसे समझने के लिए जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है आप ज़रा इसको समझिए कि आखिर ये हो कैसे रहा है। तो मान के चलो सबसे पहले तो याद रखना हमें 2 लक्षणों का अध्ययन करना है, और हम कर रहे हैं यहाँ पे जो कैपिटल R है ये शो कर रहा है कि हमारे पास में जो बीज है, बीज कैसा हमारे पास में गोल है, राउंड है, ठीक है। और जो कैपिटल Y है ये शो कर रहा है कि बीज का जो आकार है उसका रंग जो है वो कैसा है हमारे पास में, येलो है, ठीक है। ओके, इसके साथ में स्मॉल r कर रहा है कि बीज कैसा है, रिंकल्ड है, झुर्रीदार है, और स्मॉल y का मतलब है जो बीज का रंग है वो कैसा हमारे पास में हरा है। याद रखना जब भी हम 2 लक्षणों का एक साथ अध्ययन करेंगे तो यहाँ पे ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करना कि आप जो कैपिटल R अलग लिख दो, एक गैमिट बना दो, और कैपिटल Y की अलग गैमिट बना दो। अगर आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा तब करते हैं जब केवल हम एक लक्षण का अध्ययन करते हैं, लेकिन जब 2 लक्षण का अध्ययन करते हैं हम तो दोनों को साथ में लिखना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 गैमिट ना बन के हमारे पास बनते हैं 2 गैमिट, एक कैपिटल R और ये Y का एक गैमिट बनेगा, ठीक है, और दूसरा फिर से हमारे पास कैपिटल R कैपिटल Y का बनेगा। ऐसे ही यहाँ पे 2 गैमिट बनेंगे, स्मॉल r स्मॉल y का, और एक और बनेगा स्मॉल r स्मॉल y का। सीधी सिंपल बात ये है कि हमारे पास में कैपिटल R कैपिटल Y और स्मॉल r और स्मॉल y इन दोनों के बीच में क्या होगा, क्रॉस होगा, तब जाके हमारे पास में F1 पीढ़ी प्राप्त होगी, जो प्राप्त होगी हमें कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल Y और स्मॉल y। ये हमें कहाँ पे प्राप्त होगी, ये हमें प्राप्त होगी F1 पीढ़ी में। जब हमें ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हो जाएगी फिर हम इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराएंगे, ठीक है, मतलब हम इसी के साथ इसका क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे, ठीक है। तब जाके हमारे पास में कुछ और हमारे पास में क्या मिलेंगे,
कुछ और नई संतति मिलेंगी, जहाँ पे हम देखेंगे बिल्कुल डिफरेंस दिख रही है, लेकिन हो सकता है पहले के समान भी थी, अलग भी थी। ठीक है, तो वही हमने यहाँ पे आपको टेबल बना के बताया था। ये देखो क्या करा है हम, आर वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है, स्मॉल आर कैपिटल वाई, और यहाँ पे होगा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे होगा, आपको बताया भी था मैंने कि आप कैसे बना सकते हैं टेबल। तो उसके बेस पे हम देखेंगे तो हमारे पास में कुछ यहाँ पे आपको मिलेंगे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे और 4 यहाँ पे। मतलब आपके पास टोटल कितने मिल रहे हैं आपके पास में नई संतति, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 8, 4 चौके 16 आपके पास संतति मिलेगी। अब इनसे आप देख लेना कौन कौन सी मिल रही है। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि जीनोटाइप क्या होगा और फिनोटाइप क्या होगा। जीनोटाइप का मतलब होता है कि सब जगह अलग अलग कितने हैं, कितने सेम है। तो आपको कुछ इस प्रकार मिलेगा, 1 अनुपात 2 अनुपात 2 अनुपात 4 अनुपात 1। ये हालांकि उतना याद करने लायक है नहीं, लेकिन आप देख लेना। लेकिन इसका जो फिनोटाइप होता है ना, फिनोटाइप अक्सर क्वेश्चन में पूछ लेता है फिनोटाइप क्या होता है, तो आपको याद रखना 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, इसका होता है फिनोटाइप। ठीक है, 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1, इसका क्या होता है, ये फिनोटाइप होता है।